नाज़रीन, जब अमेरिका और इजराइल अपनी तमाम तरह डिस्ट्रक्टिव पावर के बावजूद और 40 साल जो उन्होंने मनसूबा बनाया ईरान पर हमला करने का, उस सब के बावजूद, और बर्तानिया भी शामिल है, और फ्रांस भी है, और जर्मनी भी है, और इटली भी है, पूरे वेस्टर्न रिसोर्सेज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, सारी दुनिया की बड़ी ताकत उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, सारा प्लेनेट का कंट्रोल उनके पास है, स्पेस में वो राज कर रहे हैं। इसके बावजूद जब वो ईरान को डिफीट करने में जब वो फेल हो गए हैं, तो अब वो कारपेट बमबारी करने पर जब वो उतर आए हैं और ईरान के जो ग्रिड स्टेशंस हैं, जो यानी कि बिजली के स्टेशंस हैं, उनको वो निशाना बना रहे हैं, डीसैलिनेशन जो यानी वाटर प्लांट्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और ये सारे इकदाम करके असल में वो ईरान की विल तोड़ना चाहते हैं। वरना किसी बिजली के प्लांट को निशाना बनाने का क्या मतलब है, और एक पानी के प्लांट को निशाना बनाने का क्या मतलब है। और जब उन्होंने हजारों टारगेट्स हिट किए हैं और उसके बाद अब ये कारपेट बॉम्बिंग पर उतर आए हैं। कारपेट बॉम्बिंग होती तब है जब कोई उनके पास प्रिसाइज टारगेट बचता नहीं है। अब चूंकि उन्होंने इतने टारगेट्स हिट कर लिए हैं, जो प्लान हो सकते थे कि ये लीडरशिप को निशाना बनाना है, ये फैक्ट्रीज को निशाना बनाना है, ये फलां बंकर्स को निशाना बनाना है, तो तमाम टारगेट्स तो हिट कर लिए हैं। तो उसके बाद अब उनके पास कोई टारगेट बचा ही नहीं है, तभी वो कारपेट बॉम्बिंग जब वो कर रहे हैं और ईरान की जो वो विल को तोड़ना चाहते हैं कई हवालों से। लेकिन जवाब के अंदर ईरान के जवाबी हमले जो ना सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं, यानी वो आज 12वां दिन है और ये ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ लंबी तरीन जंग अब बन चुकी है। लास्ट वॉर भी 12 दिनों की थी, लेकिन अब जाहिर है कि ये कुछ घंटों में 13वें दिन में दाखिल हो जाएगी। सो इन अ वे ये सबसे तवील तरीन जंग बन चुकी है ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ। तो आज 12वां दिन है और ईरान के जो रिस्पॉन्स है वो ना सिर्फ सस्टेन कर रहा है कि जवाबी हमले जारी रखे हुए ईरान, बल्कि उसको एस्केलेट कर रहा है। यानी ईरान के जो हमले फर्स्ट डे थे, आज ऐसा नहीं कि वो डिक्लाइन में गए हैं, बल्कि वो ऊपर गए हैं, उनके हमले एस्केलेट किए हैं। कुछ देर पहले ईरान ने इन 12 दिनों की जंग का सबसे बड़ा हमला जब लॉन्च किया है। अच्छा, अब ईरान जो है वो एवरी डे इस जंग को अमेरिका के लिए महंगा बनाता चला जा रहा है और अपने स्ट्रेटजी का जो टारगेट्स हैं उसकी नजर उसके ऊपर है। अंधाधुंध ईरान कोई जंग नहीं लड़ रहा, जैसे अब अमेरिका और इजराइल जब अंधाधुंध बमबारी ईरान के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जरा देखिए, एक के बाद एक बड़ी खबरें जब वो सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि उनकी जो इंजरीज हैं वो जनाब 150 है। कहां 10, 12, 15 जब वो जख्मी, और वो अचानक से 150 के ऊपर चले गए हैं। तो इससे ईरान के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये इसको छुपा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब इसको बताएंगे और बताना पड़ेगा। जो जॉर्ज गैलवे हैं वो भी ये दावा कर चुके हैं कि इनकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है। अब ये 10-15 से अचानक 150 हो गया, यानी व्हाइट हाउस को, पेंटागन को पता ही नहीं था कि 15-20 से वो अचानक 150 तक पहुंच गई हैं। ये कोई अचानक तो नया हमला ईरान ने नहीं किया, और ये उन्होंने बताया कि ये फर्स्ट 10 डेज का उनका लॉस है। ये कोई पिछले 48 घंटों के हमलों के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट 10 डेज का लॉस है। तो ये 150 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और पिछले जो 48 घंटों में ईरान ने हमले किए हैं उसमें क्या हुआ, ईरान मजीद जो है वो दावे कर रहा है। तो इस तरह से अमेरिका का जो लॉस है वो हर लिहाज से जो बढ़ता चला जा रहा है, और इस एडमिशन के बाद, इस एतराफ के बाद वहां पर दबाव और है। अब देखना, ईरान ने इस जंग को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए इतना महंगा बना दिया है कि अब पर डे जो कॉस्ट है सिर्फ अमेरिका के लिए वो $2 बिलियन तक जब वो पहुंच चुकी है। और जिस तरह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रही है वो एक अलग कहानी है। मिसाल के तौर पर अभी अमेरिका ने यह भी एडमिट किया है कि हमारे 11 MQ-9 ड्रोन्स है वो गिराए जा चुके हैं। ईरान ने यह कहा है कि उन्होंने टोटल 104 ड्रोन्स गिराए हैं, जो कि इनके एडवांस तरीन ड्रोन्स हैं, यानी कि जैसा हरमीज 900 है जो इजराइल इस्तेमाल करता है, इसी तरह ये MQ-9 ड्रोन्स है। बाकी ये जो मोस्ट एडवांस हैं, जो सर्विलेंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए ये सारे इस्तेमाल होते हैं। अब ये 11 गिराए जा चुके हैं। एक की कीमत जब वो 30 से 35 मिलियन डॉलर के करीब है, और 11 जो है ये $330 मिलियन का लॉस है, जो सिर्फ 11 जो उन्होंने खुद एडमिट किया। ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, यानी एक तरफ उनका ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, पैसों का, दूसरा टेक्नोलॉजी कैसे एक्सपोज हो रही है। इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान, इराक, शाम, जो कि 20-20 साल की जंगें हैं, इनमें टोटल जो उनके MQ-9 गिरे हैं वो इन 11 से कम है। मिसाल के तौर पे बड़े इंटरेस्टिंग ये स्टैट्स हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ इनका एक गिरा है, और वो भी कहीं जाकर 2014-15 में गिरा था। सिर्फ एक MQ-9 ड्रोन 20 साल अफगानिस्तान की जंग में। और इराक के अंदर ये 5 गिरे, और वो भी कौन से टाइम में, 2014 से 2017 के दरमियान। ये वो दाइश का पीरियड और वो सारा। इससे पहले तो इराक तबाह हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, उसमें इनका एक ड्रोन भी नहीं गिरा। 2014 से 17 के दरमियान इनके 5 वहां पर गिरे। और शाम में, जहां पर रशिया भी मौजूद है, और 2015 से 2019 के दरमियान इनका जो है वो सिर्फ दो MQ-9 ड्रोन जो है वो वहां पर गिरे। तो यहां पर ईरान ने सिर्फ 5-7 दिनों के अंदर इनके इतने गिरा दिए। ये इनिशियल डेज का लॉस है, ये अभी टोटल लॉस उन्होंने एडमिट नहीं किया। ये पहले 5-7 दिनों का लॉस है, जिसमें 11 उनके ये मारे जा चुके। सो आप इस अंदाज में देखेंगे उनकी जो बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी ताकत का शाकार है, वो भी यहां पर जो है वो एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, आज कुछ मजीद ऐसी चीजें आई हैं जिससे दबाव भी वहां पर बड़ा है, और बहुत बुरे तरीके से अपने आप को अमेरिका जो एक्सपोज कर रहा है। एक तो कुछ देर पहले ईरान ने सबसे बड़ा हमला जब लॉन्च किया, 12 दिनों का सबसे बड़ा हमला, इसमें हाइफा को निशाना बनाया गया है, तल अवीव को निशाना बनाया गया, बड़े सेंसिटिव जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। जो कम्युनिकेशन जो उनका सिस्टम है सैटेलाइट के साथ, उसको हिट किया गया एक बार फिर तल अवीव के अंदर जो है एक बड़ा एरिया है जिसमें नीचे बंकर्स हैं, वहां पर उनके कमांडर्स मौजूद हैं, उनके इंजीनियर्स मौजूद हैं,
वहां पर ये बड़ा जो सोफिस्टिकेटेड असलिया है उसकी प्रोडक्शन वहां पर हो रही है, और उसके ऊपर जो है पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, और रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये इस तरह का उन्होंने बना हुआ है। तो वहां पर ईरान ने जब वो हिट किया था कल, और अब ईरान ने दोबारा वहां पर हिट किया, यानी ये उनका सबसे, जिसको आप कहते हैं ना कि उनकी नब्ज है, ठीक है ना, उनकी शारग है, इसके ऊपर जाकर जब वो ईरान ने अटैक किया, जहां पर उनका सोफिस्टिकेटेड जो वेपन है वो बन रहे हैं। तो अगर वो 110 के जो वेपन है 110 वॉर हेड के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बंकर्स को अंदर जाकर हिट भी कर सकते हैं, क्योंकि 10-10 खैबर शिकन मिसाइल जो है वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, तो वो नीचे जाकर काफी ज्यादा तबाही जो है वो मचा सकते हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा तबाही वहां पर आ रही है। अब देखिए एक और जो चीज हुई है जो इस बात को साबित कर रही है कि वहां पर तबाही है। एक तो ओपन कवरेज वहां पर नहीं है, ईरान के अंदर मौजूद है, वहां पर कवरेज है, सब बता रहे हैं कि ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो रहा है। और वैसे भी ईरान और हिजबुल्लाह और ये मालिक जब वो अपने जो ह्यूमन लॉस होता है उसको छुपाते भी नहीं है, और अपने शहीदों को भी छुपाते भी नहीं है। वो बता देते हैं कि हमारा ये कमांडर मारा गया, हमारा ये नुकसान हो गया, तो ये पहले से छुपाते हैं। अब ये स्ट्रीट कैमरास उतार रहे हैं, कल से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। स्ट्रीट कैमरास क्यों उतार रहे हैं? स्ट्रीट कैमरास इसलिए उतार रहे हैं कि ईरान जब इन स्ट्रीट कैमरास को हैक कर रहा है, और हैक करके वो फुटेज हासिल कर रहा है कि कितनी तबाही हो रही है तल अवीव में, और जो टारगेट्स वो हिट कर रहे हैं उसकी फुटेज वो वहां से हासिल कर लेते हैं, जो मिसाइल जाकर टकराते हैं वो फुटेज वहां से वो निकाल देते हैं। तो अब ये स्ट्रीट कैमरास को ही उतार रहे हैं, ईरान में स्ट्रीट कैमरास नहीं उतर रहे हैं, तल अवीव के अंदर उतर रहे हैं, इजराइल के अंदर उतर रहे हैं। ये आपके सामने एक और सबूत है। सबसे जो बड़ी खप इस वक्त अमेरिका में पड़ी हुई है, जिसके बाद यानी कि बिल्कुल वहां पर यह बात साबित हो रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने वाकईतन ये एक पिंडोरा बॉक्स खोला है, जिसको चाइनीज मीडिया ने पहले दिन लिखा कि ये ट्रंप ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये गले पड़ने वाली है जंग। तो ये जंग जब वो गले पड़ रही है, अच्छा प्लैनेट लैब ये एक कंपनी है, और इसके ऊपर कंपनी है प्लांटीर, उसकी ये जैली कंपनी है। प्लांटीर जो कंपनी है ये अमेरिका की सबसे बड़ी डेटा कंपनी है, और ये यानी डेटा स्टोर करती है, और सॉफ्टवेयर भी सीआईए के साथ, पेंटागन के साथ ये अटैच है। और इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात याद होगी कि ये वही है जो एप्स्टीन ने बनाई थी। एप्स्टीन फाइल में इसका जिक्र है जिस वक्त ये कंपनी बनाई जा रही है। तो इस वक्त ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक। और पिछले दिनों इसके हवाले से कुछ लीक्स सामने आई थी जो हमने आपके साथ शेयर भी की थी, कि जिसके अंदर हैकर्स ने ऐसे डॉक्यूमेंट जब वो हासिल किए हैं जिसमें इस कंपनी के बारे में पता चल रहा है कि ये यूक्रेन के साथ मिलकर उसको बायो वेपन बनाने में हेल्प कर रही है, और इवन उसको न्यूक्लियर बनाने में अगेंस्ट रशिया हेल्प कर रही है, ये प्लांटेड, और जिसको एप्स्टीन ने बनाया। इसकी जैली कंपनी है प्लैनेट लैब। अब ये प्लैनेट लैब जो है वो जो सैटेलाइट इमेजेस हैं पब्लिकली वो जारी करती है किसी भी वॉर जोन की, और ये इसलिए जारी करती है ताकि जो वॉर एनालिस्ट हैं, जो बाकी जर्नलिस्ट हैं, वो देख सकेंगे किस तरह कितना नुकसान हो रहा है। और चूंकि दोनों फरीक दावा कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे यहां ईरान एक दावा कर रहा है, यहां पर एक दावा अमेरिका कर रहा है, तो ये कंपनी जो है वो सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जब जारी करती है पब्लिकली, ताकि देखा जा सके कि भाई ये बिल्डिंग मौजूद थी, आज मौजूद नहीं है, तो किसका दावा ठीक है। तारीख में पहली बार इस प्लैनेट लैब ने कहा है कि अब हम मिडिल ईस्ट से कोई तस्वीर फिलहाल जारी नहीं कर रहे हैं, यानी ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि प्लैनेट लैब ये कह रही है कि हम कोई तस्वीर मिडिल ईस्ट से जारी नहीं कर रहे हैं, और उधर इजराइल स्ट्रीट कैमरास उतार रहा है। तो अगर इजराइल और अमेरिका जीत रहे हैं तो वो तो भर भर कर तस्वीरें जारी करेंगे, वो तो बताएंगे। आपको बता रहे जब ये यूक्रेनी फौज जब रशिया में दाखिल हुई थी तो तमाम यूरोपीय और वेस्टर्न मीडिया जब वो दाखिल हुआ उनके साथ, देखो क्या ज़ेलेंस्की ने काम कर दिया है, और फिर इंतहाई नुकसान के साथ वहां से जब निकलना पड़ा। तो ये तो भाई इतनी तस्वीर और वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री, आपको पता है सुप्रीम लीडर को निशाना जो इन्होंने बनाया है, कैसे 3D वीडियोस जारी कर रहे हैं, जेम्स बॉन्ड की स्टोरीज बता रहे हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल जब उन्होंने कंट्रोल किए हुए थे, फलां किया हुआ था, मुसाद के जासूस ऐसे घुसे हुए थे, सीआईए ऐसे घुसे, वो जेम्स बॉन्ड की स्टोरियां बता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर का ऑफिस एक ही जगह पर मौजूद है, कई सालों से एक जगह पर मौजूद है, उसी जगह पर वो आकर बैठते हैं, सारी दुनिया को पता है कि वो वहीं बैठते हैं, वो किसी बंकर के अंदर भी मौजूद नहीं थे, अपने बच्चों के साथ थे, अपनी बीवी के साथ थे, ठीक है ना, अपनी कोर फैमिली के साथ वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर जब वो शहीद हुए और उनको तमाम ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आप यहां से जब लीव कर जाएं, तो उन्होंने जब वो लीव नहीं किया, समझ रहे, तो उसको ये बता रहे हैं कि ये हमने किया, ये 3D वीडियो जारी कर रहा है। हमारा जो इमेच्योर मीडिया है वो भी उसको वैसे चला रहा है, ये ऐसे जनाब सीआईए ने किया, ऐसे मुसाद ने किया, बड़ा कारनामा उन्होंने किया। तो अब प्लैनेट लैब जब वो क्यों बंद हो गई है, प्लैनेट लैब जब वो मिडिल ईस्ट से ये तस्वीर जारी क्यों नहीं कर रही? शुद्ध तबाही है, तबाही इतनी ज्यादा हो रही है, नुकसान इतनी ज्यादा हो रही है, हजीमत इतनी ज्यादा हो रही है। और प्लांटीर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपको बता दूं, प्लांटीर जो है इस वक्त एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और वो प्रोजेक्ट ये है कि इजराइल ये चाहता है कि जब उसकी टेरिटरी एक्सपैंड कर जाए, जब वो ग्रेटर इजराइल बन जाए, और ये तमाम चीजें वो हैं जो इसका कुछ हिस्सा एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मौजूद है, कि जब टेरिटरी एक्सपैंड कर जाए तो पॉपुलेशन की भी जरूरत होगी, तो फिर बाहर से जब वो सस्ते मजदूर लेकर आ जाए, मिसाल तो जो लेबनान का एरिया है, जो शाम का एरिया है, जो जॉर्डन का एरिया ये लेंगे या मिस्र का एरिया लेंगे, तो ये तमाम जगहों पर खुद तो नहीं रह सकते, इनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो पूरी दुनिया से जब मजदूरों को लाया जाए और उनको फिर कंट्रोल किया जाए थ्रू चिप्स, उनके जहनों में चिप्स लगाकर जो है उनको कंट्रोल किया जाए। आज से पहले ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लांटीर जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। और एप्स्टीन फाइल में इस प्रोजेक्ट का तज़किरा मिलता है कि कैसे इजराइल की टेरिटरी और उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, एंड कैसे ह्यूमंस को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू ये माइक्रोचिप्स। सही है, तो ये उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, लेकिन ये अब इमेजेस जारी नहीं करेगी।
तो ये इस वक्त अमेरिका में खप पड़ी हुई, क्योंकि अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये तो बड़े शौक से अगलों की तबाही की वीडियो जब जारी करते हैं, तस्वीर जारी करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। पहली बार इनको ये ब्लैकआउट जब करना पड़ा, और वो अमेरिका की बात है कि और है। इजराइल को अमेरिका के साथ इस अंदाज में कंपेयर बिल्कुल ना करें। उनकी मिलिट्री जो कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका एक अमेरिका है और सुपर पावर है, और वहां के लोग और वहां की सोसाइटी और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस अंदाज में, जो दुनिया को उन्होंने फिलोसफर्स दिए हैं, जो साइंटिस्ट दिए हैं, जो दुनिया को टेक्नोलॉजी दी है। मैं एक सोसाइटी की बात कर रहा हूं। उन्होंने ना वियतनाम जंग को सपोर्ट किया है, ना गजा को में जो कुछ हुआ उसको सपोर्ट किया है, ना ही इजरायली इकदाम और अमेरिकी इकदाम को ईरान में वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी सोसाइटी का मामला जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब यानी कि वहां पर ये बहुत शदीद मामला है ना, ये इजराइल जैसी पुलिस स्टेट नहीं है अमेरिका कि अच्छा जी वो प्लान लैब बंद हो गई सो हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर ये शदीद सवालात उठ रहे हैं। और जो हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये बॉक्सिंग रिंग बना हुआ है। यानी एक अखाड़ा होता है ना, जहां पर फैसला होना होता है कि कौन तगड़ा और कौन शिकस्त खा रहा है। यानी जो एक ऐसा पैमाना बन जाता है कि यहां पर फैसला होगा किसका पलड़ा भारी है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो इस वक्त ऐसा अखाड़ा बन गया है कि जिसमें सुपीरियरिटी जो वो शो होनी है। भाई बेसिस कितनी तबाह हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज जहां पर बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, उसमें कोई इबहाम नहीं है कि भाई किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये बताएगा कि जंग में पलड़ा किसका भारी है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसको अमेरिका कंट्रोल करना चाह रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस वक्त। जो और साथ एक बड़ा वाकया हुआ, इन तमाम को कनेक्ट करते चले जाइए। ट्रंप ने ये कहा ऑयल टैंकर्स को कि तुम हिम्मत क्यों नहीं करते और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जाते क्यों नहीं हो, वहां से गुजर जाओ, कोई मसला नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, वहां पर जिन भूत नहीं बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, जाओ, ये खुला हुआ है, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां से गुजरो और एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है, डरने वाली बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। अच्छा जी, तो जो दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, यानी जो कि अमेरिकन की हैं और यूरोपियंस की हैं और इजरायलीज की हैं, यही है ना, सो उन्होंने राब्ता किया है अमेरिकी नेवी से और कहा है कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो हमें जरा एस्कॉर्ट करें, आप जो है वो जरा हमारे साथ वॉरशिप्स भेजें ताकि हम जरा हिफाजत से वहां से गुजर सकें। क्योंकि अमेरिकी नेवी ही के पास दुनिया के सारे समुद्रों की और आबी गुजरगाहों का जो कंट्रोल है वो इनके पास, आबनाए हुर्मुज़ का भी है, बाबुल मंदब का भी है, सबका इनके पास। तो जनाब अली, अमेरिकी नेवी ने इनकार कर दिया। अमेरिकी नेवी ने कहा हम नहीं जा रहे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते इस सिलसिले में, आप जब किसी और से रब्ता करें। हो सकता है आप, मैं इज़राइल मजाक की बात कर रहा हूं कि आप प्यूटन से रब्ता कर सकते हैं, आप किम जोंग उन से रब्ता कर लें, आप प्रेसिडेंट शी से रब्ता कर लें, लेकिन आप वज़राए कराम, हम पहली बड़ी मुश्किल में है, आप हमें मज़ीद जो है ना हमारे ऊपर बोझ ना डालें, हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में नहीं जा सकते। अमेरिकी बहरी बेड़ा का हेडक्वार्टर क्या है? बहरेन। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? खलीज फारिस को अंडर कंट्रोल रखना, आबनाए हुर्मुज़ को अंडर कंट्रोल रखना। ये बहरेन में बनाया ही इसलिए गया, और अमेरिकी नेवी ये कह रही है कि हम वहां नहीं जा सकते। तो देखें, बात यह है कि जो सुपर पावर होती है ना, जब उसके साथ इस तरह के वाकयात पेश आना शुरू हो जाएं तो ये इतनी बड़ी डिफीट होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 19-20 की ताकत का फर्क रखने वाली ताकतें आपस में लड़ रही हैं, उसमें किसी को सुबकी हो गई, किसी की बर्तरी हो गई, वो एक अलग मामला है। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल बिटवीन द पावर ऑफ ईरान एंड अमेरिका, नो कंपैरिजन एट ऑल। ईरान कोई हैसियत नहीं है उसकी अमेरिका के सामने, कोई उसकी ताकत नहीं है अमेरिका के सामने। लेकिन जिस तरह से अमेरिका इसमें फेल हो रहा है, डिफीट हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, उसकी ताकत एक्सपोज हो रही है, यही वो बैटल है जो दुनिया को बदल रही है। और अब ये भी खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो है वो माइंस लगाना शुरू कर दी हैं, उस पर ईरान का मौका भी सामने आ रहा है कि उन्होंने लगाई है या नहीं लगाई। लेकिन अब ये लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, बड़ा नाजुक लम्हा आ गया, क्योंकि जब वर्ल्ड पावर, जब सुपर पावर जो है वो इस तरह से शिकस्त खा जाती है, खाने लगती है और वो इस तरह से एक्सपोज और डैमेज होने लगती है, या तो वो फौरी तौर पर विड्रॉ करते हैं, जैसे ट्रंप ने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया पिछले 48 घंटों से, तो या तो वो अब यहां से विड्रॉ करेंगे, फौरी तौर पर ये जंग रोकेंगे, या फिर ये होता है कि इस तरह की जो सुपर पावर्स होती हैं वो ज्यादा बदमस्त हाथी की तरह, ज्यादा मैड मैन की तरह, इससे भी ज्यादा जो जुनूनी और पागलपन वाला इकदाम है वो उठाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्राउंड फोर्सेस भेजना, मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर की तरफ जाना। तो ये इस तरह की जो सुपर पावर्स होती हैं जिसके ऊपर इस तरह के जुनूनी बैठे होते हैं, और जो अब इसको एक मजहबी रंग भी दे रहे हैं, और फिर उनका इत्तेहादी कौन है, किसके मशवरे पर ये जंग हो रही है? नेतन्याहू। तो वो जुनूनियत की किसी भी इंतहा पर जा सकते हैं, वो यहां से आगे ग्राउंड ट्रूप से भी भेज सकते हैं, वो न्यूक्लियर की तरफ भी खुदा न खास्ता जा सकते हैं, वो मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि तुम भी ईरान के ऊपर जाकर हमला करो। अभी जो लिंडसे ग्राहम है, इसने कल जो ट्वीट किया उसमें सऊदी अरेबिया को इसने धमकी लगाई कि ये जा नहीं रहा और ईरान पर हमला नहीं कर रहा। सो सऊदी अरेबिया जो बड़ी विजडम के साथ इस मामले को लेकर चल रहा है, बड़ी समझदारी के साथ, और उन्होंने बिल्कुल ईरान के ऊपर हमले की कोई उनका फिलहाल ज़हन नहीं है, और बल्कि वो सिफारतकारी की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये मुल्क इस वक्त बड़ी विजडम के साथ फिलहाल इस क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं, और बड़े वाज़ेह अंदाज में वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये तो अमेरिका हमें लड़वाना चाहता है, इजराइल तो हमें लड़वाना चाहता है ईरान से। अभी जो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी ही अहम स्टेटमेंट आई है। कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज हमने ईरान के ऊपर हमला किया, अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा, और हमें और ईरान को जंग में झोंकर ये अमेरिका यहां से निकल जाएगा। इसलिए किसी सूरत हमें इस झांसे के अंदर, इस ट्रैप के अंदर नहीं आना है। तो सऊदी अरेबिया इस क्राइसिस को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी उसमें जो वो साथ साथ है।
तो या तो अब यहां से अगले 48 घंटों के अंदर 72 घंटों के अंदर अंदर ये यहां से विड्रॉ करेंगे, या फिर जो है वो आगे ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, क्योंकि इनका मकसद यहां पर ऑयल लेना भी था। अभी इसराइल को अमेरिका ने कहा है कि ईरान के ऑयल के ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि आगे चलकर हमें यही ऑयल तो चाहिए। अगर ये ऑयल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर हम वहां पर जाकर करेंगे क्या, समझ? तो ये एक मामला है। और अगर अमेरिका यहां से विड्रॉ करता है तो जाहिर है उसकी हेजेमनी जब बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। बट देखते हैं कि आगे क्या होगा। ईरान ने 12 दिनों का सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया। 37th वेव उन्होंने कुछ देर पहले फायर किए। पिछले घंटों में उन्होंने 35th एंड 36th ये उन्होंने फायर की। कुछ देर पहले उन्होंने 37 फायर किया। तो पिछले ओवरऑल 6-8 घंटों के अंदर उन्होंने 3 वेव जो है वो फायर की। और ये जो 37वीं वेव है ये 3 घंटे तक चली है। पूरा मिडिल ईस्ट धमाकों से गूंज रहा था। इसराइल, तल अवीव, हाइफा और इसके अलावा रीजन में अमेरिकी बेसेस ये सब धमाकों से गूंज रही थी। 3 आवर्स तक ईरान था हर तरफ, वो सब डिफेंस कर रहे हैं। सो IRGC वेव 37 ट्रू प्रॉमिस 4 हैवीएस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर। इसमें जो हाइला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है इसको सेकंड टाइम आज ईरान ने निशाना बनाया। कल पहली बार निशाना बनाया, अब ये सेकंड टाइम इन्होंने निशाना बनाया है। और अल कुदस में, हाइफा में, यहां पर और अरबल के अंदर जो वहां पर अमेरिकी फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो 5th फ्लीट है बहरीन में उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और ईरान ने यह कहा है कि विल परस्यू नथिंग शॉर्ट ऑफ द कंप्लीट विक्ट्री। जब तक हमें कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिल जाती उससे पहले हम ये जंग नहीं रोकेंगे। सही है, ये ईरान बात कर रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंटेंस अटैक है और ये लार्जेस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें खुर्रमशेर 4 इस्तेमाल हुआ है। मल्टी लॉन्च स्ट्राइक जो है वो की गई है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और इसमें और भी बहुत सारे मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कदर मिसाइल है, इसमें खैबर है, इसमें इमाद मिसाइल्स हैं। ये सारे के सारे जब उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और जो कतर की बेस है अल उदैद, इसको निशाना बनाया गया है। और ऑपरेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का उसको हिट किया जा रहा है अमेरिकी फोर्सेस का। और ईरान ने कहा है कि जो 70 साल के अचीवमेंट्स हैं अमेरिका की इस रीजन में जो उन्होंने डोमिनेंस हासिल की है 11 दिनों में हमने उड़ा के रख दी है। 11 दिनों के अंदर हमने इनकी जो बर्तरी है उसको उड़ा के रख दिया। सो ईरान बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उनके बयान तो पहले से ज्यादा सख्त होते चले जा रहे हैं। उनके बयान जो है वो कह रहे हैं भाई हमने कोई सीज़फायर अमेरिका से नहीं करना, हमें इन पर एतबार ही नहीं है। और जो कल स्पीकर ने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इजराइल और अमेरिका ने तमाशा बनाया हुआ है। एक मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं, फिर सीज़फायर, फिर निगोसिएशन, फिर 6 महीने बाद बमबारी। ये अब हमें कबूल ही नहीं है। ये तमाशा हम खत्म ही कर देना चाहते हैं। इनको एक ही बार हम ऐसे हिट कर देना चाहते हैं कि ये फिर याद रखेंगे। तो एवरीडे ज़ाहिर है कि ईरान बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है, फेस कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, लेकिन वो कह रहे हैं हमें इन पर एतबार ही नहीं है। ये कौन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? और क्या ट्रम्प ने आकर कहा मुज़ाकरात चाहते हैं? इस ट्रम्प के ऊपर, इस नेतन्याहू के ऊपर क्या एतबार जब किया जाए? और बल्कि ईरान ने तो कुछ शराब भी भेज दी हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अच्छा ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पहले ये इजराइल अपने हमले रोकेगा, अमेरिका अपने हमले रोकेगा, उसके बाद बात होगी। और ये अपने अड्डे यहां से खत्म करें, ठीक है, और लेबनान से इजरायली फौज निकले। इस तरह की जो शराइत हैं वो ईरान ने रख दी है। यानी जो टोटल सरेंडर अमेरिका का होगा वो सरेंडर इनसे मांग रहे हैं और उल्टा ईरान ने जो शराइत की वो टोटल सरेंडर उनका है। अब सेंटकॉम ने क्या किया है कि सेंटकॉम ने कहा कि ईरान ने बहरीन के अंदर जब रेजिडेंशियल एरियाज को निशान बनाया। अच्छा, वो एक वीडियो सामने आ गई जिसने ये साबित कर दिया कि ये दावा झूठा था। उसमें ये देखा जा सकता है कि वहां पर जो एयर डिफेंस अमेरिकी वो माल फंक्शन करके उधर वहीं गिर रहा है। यानी कोई ईरानी मिसाइल नहीं था बल्कि इनका अपना एयर डिफेंस, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने हमारे एयर डिफेंस ने गलती करके हमारे अपने जहाज गिरा दिए। सो अब वो वीडियो में साबित हो गया कि वो एयर डिफेंस का मिसाइल है वो जाकर टकराया। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। ब्लूमबर्ग ने आज ईरान की ताकत को लिखा है कि ईरान के चीप और प्लेंटीफुल जो वेपनरी है इसने अमेरिकी मिलिट्री ताकत को अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन के ऊपर रख दिया, मतलब इतना बर्डन डाल दिया है, उसको इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया। और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसने साबित किया है कि ईरान जैसा एडवर्सरी, ईरान जैसा मद्दे मुकाबल आज तक अमेरिका के सामने आ नहीं सका। ये ब्लूमबर्ग की आज की हेडलाइन है। और जो बगदाद की डिप्लोमेटिक फैसिलिटी है उसके करीब जब वो अटैक हुआ है, इराक की जो रेजिस्टेंस है उन्होंने 31 ऑपरेशन कर दिए हैं पिछले 24 घंटों में, 31 ऑपरेशन। और हिजबुल्लाह ने टारगेट किया इजरायली फोर्सेस को और ग्राउंड जो फाइट है वो भी साथ साथ जारी है। अमेरिका एडमिट के हमारे 100 यूएस ट्रूप्स वुंडेड इन फर्स्ट 10 डेज, व्हाइट हाउस ने इसको एडमिट किया है। बहुत बहुत बड़ी खबर है और अमेरिका में ज़ाहिर है इस पर सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है। और यूई के करीब एक वेसल जो है उसको निशाना बनाया गया है। और इसी दरमियान जो है वो जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने तंज किया है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने जो ट्वीट डिलीट किया उस पर तंज किया। उन्होंने कहा कि शायद अमेरिकी बहरिया ने किसी प्ले स्टेशन से जहाजों को गुजारा, कि गेम खेल रहे हैं कहीं पर, वहां से इन्होंने गुजारा है, कि वीडियो गेम में कहीं गुजारा है, इधर तो हमें नहीं पता चला कि इन्होंने को गुजारा। और सीएनएन ये कह रहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज में बारूदी सुरंगें जब बिछाना शुरू कर दी हैं। खतरनाक सुरंगें बिछाने की सलाहियत आईआरजीसी के पास मौजूद है और सैकड़ों माइंस बिछाई जा चुकी हैं। लेकिन ईरान ने यह कहा है कि हमने कोई माइंस नहीं बिछाई। वाई? क्योंकि हमें बिछाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना है तो हम कर गुजरेंगे, हमें माइंस बिछाने की जरूरत नहीं है। ये ईरान का आगे रिस्पॉन्स आ रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।